हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है माँ ने सुनाई अपनी बेटों को सजा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रजत, मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। बिमला जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओहो माँ, आपको कितनी बार कहा है जब भी घर से निकलूं तो पीछे से आवाज मत दिया करो, पर आप भी अपनी आदत से मजबूर हो। और यही काम रात को बोल देती तो सुबह यह टोका टोकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ। फिर दुकान के पास ही में तो चश्मे वाला है, तुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, बिमला जी ने कहा। हाँ हाँ पता है, ज्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं ही जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ। बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कभी कुछ काम बोल दिया करो। और रजत दंदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी बोली, सही तो है, आखिर हर काम यही क्यों करे। छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागा दौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी बिमला जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहना का कोई मतलब ही नहीं है। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खटते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में ही बोल पड़ती है। घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे एक ही तो है जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मचा जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। जो करता है वही मरता है। रोहिणी ये कहकर कमरे में चली जाती है। बिमला जी भौचक्की सी खड़ी रहती है। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हर्ष देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा था। माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा था और या वो इस काम को टालना चाह रहे थे। तीनों एक दूसरे पे काम थोपकर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच रही थी कि सबसे छोटा बेटा महेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ। रात तक लगा रहता हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है। और आपको इस चश्मे की पड़ी है। और वो हाथ से छीनकर चश्मा फेंक देता है। बिमला जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती है। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आखिर एक माँ का ये सब दिन देखने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज रोने लगती हैं। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए, मुझ विधवा को भरे जमाने में अकेला क्यों छोड़ गए। रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू दीपा आती है। ये लो, ये तो सोई पड़ी है, अब रसोई कौन बनाएगा। सबको भूख लग रही है, इन्हें तो कोई काम है नहीं, पर हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिमला जी की नींद खुली और वो उठकर रसोई में चली गई। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गवा दिया। अब सबके खाने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे।
बिमला जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी साड़ी है तो निकाल दे। 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ। वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी है, वो कौन करेगा। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटे से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ। बिमला जी मन महसूस कर रह गई। उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर घर के कामों में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा। लेकिन वो गलत थी। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। बिमला जी जब तक सुहागन थी, उनके घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी। उसमें तरह तरह की साड़ियाँ मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ पर मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थी। ये बात अलग है कि जिसके पति ने वो दुकान खोली थी, उन्हीं की पत्नी को आज एक साड़ी के लिए तरसना पड़ रहा था। पति रूपचंद की मौत के बाद तीनों बेटे उसी में जम गए थे और अपनी पत्नियों को बहकावे में आकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन घर की घंटी बजी। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कोई कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी। और हाँ, मैं भी चलूंगी। सबने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा। दुकान पर रघु को रख देंगे, वैसे भी रघु हमारा नौकर सब संभाल लेगा और घर पर आपकी मम्मी रह लेंगी। अब ये तो विधवा है, भला शुभ काम में जाकर क्या करेगी। सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। बिमला जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटे बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन बिमला जी का भाई घर पर आया तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। बिमला जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे हैं, माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते, घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जीजा जी के जाने के बाद ये कुछ ही महीनों में आपका क्या हाल हो गया है। वैसे दुकान तो जीजाजी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो आपने बेटों को उनकी मनमर्जी क्यों करने दी। भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और ना ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता भी नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर देखे ही नहीं। मन में यही बैठा था कि इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की ही हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जीजी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं। बिमला जी ने अपने पुराने बक्से से कुछ फाइल निकालकर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। मेरी भोली जीजी, महीनों से बेटे बहुओं की ताने सुन रही हो। खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागजों में साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते हैं। ये सुनते ही बिमला जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो चले गए।
बिमला जी अब अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद सब परिवार समेत शादी से लौट कर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में यही सवाल था। तभी बिमला जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, तुम सब शादी से आ गए? शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही, पहले ये बताओ हमारे कमरे में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों के कमरों में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियां और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ, बुढ़ापे में सठिया गई हो? ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? रजत चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ को पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। बहकी बहकी बातें करने लगी है। छोटा वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया। कमरों की चाबी दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर ले आऊंगा। तभी बिमला जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो, जरा भी माँ से बात करने की तमीज नहीं है। ना तो मैं सठिया गई हूँ, ना ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है, और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती हूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ, और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं पर इंतजाम कर लो, और दुकान पर मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई जरूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पर करके गए हैं। माँ के मुंह से ये बात सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज बदल गई। रजत नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। माँ आपको हमारी किस बात से दुख पहुंचा है तो माफ कर दे, इतनी बड़ी सजा मत दे। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? राकेश बोला। माँ तो बच्चों को माफ कर ही देती है। माँ अब हमें साड़ियों का ही काम आता है, दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं को भी अकल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। बिमला जी कहती है, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे तो माफ नहीं कर सकती हूँ, सजा दूंगी, तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ को ये भी फर्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सजा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी वही दुर्व्यवहार करे। इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना जरूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे। उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर बिमला जी का अशांत मन शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगी। दोस्तों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ नहीं करता है। जिस माँ ने पाला, जन्म दिया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सके तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोलकर उनका दिल तो मत दुखाओ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कहानी को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।